गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। आज आपसे जो BSc पार्ट थर्ड में रसायन शास्त्र में जो पेपर थर्ड है भौतिक रसायन, उसकी यूनिट तृतीय के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षाओं को मैं समझता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। पिछली क्लास में हमने जो VBT और MOT संयोजकता बंध सिद्धांत व अणुकक्षक सिद्धांत, उन दोनों में तुलना की थी और हमने पाया था कि जो अणुकक्षक सिद्धांत है वह VBT की तुलना में ज़्यादा अणुओं की संरचना के लिए हेल्पफुल है, या कहें कि ज़्यादा उसकी उपयोगिता है या बेटर है, ये कहें। आज हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और इसकी चर्चाएं ऑर्गेनिक में भी होती है, और आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, या सिंपली मैं कहूँ कि जब दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, ग्लास प्रिज्म बोलते हैं या निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो वह 7 रंग की पट्टी में विभक्त हो जाता है। और अगर इसको पर्दे पे डालें तो सातों रंग एक साथ एक बैंड की तरह दिखाई देंगे, या एक पैटर्न बन जाता है पर्दे पर। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रम, या ये कहें, सिंपली कहें, इसे बोलेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम। तो ये कहें स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि वह टेक्निक या वह ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें यौगिकों का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना और उसका विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या करके संरचना के बारे में अध्ययन करना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें कि ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये विजिबल लाइट, और ये है 7 रंग के जो कलर में विभक्त हुई, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है इसमें। तो आप ये 7 कलर में ये विभक्त हो रहा है। जैसे हम देखते हैं इंद्रधनुष में भी ये हमें ये 7 कलर दिखाई देते हैं। तो जो यूवी और विजिबल की जो रेंज होती है वो 200 से 400 नैनोमीटर तक तो यूवी लाइट की रेंज होती है, और 400 से 800 नैनोमीटर जो विजिबल लाइट होती है। तो जो हमारी आंखें होती है वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में देख सकती हैं। जो विजन में जो लाइट जिस लाइट में हम देख सकते हैं वो है विजिबल लाइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं कि वो रेडिएशंस जिनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करते हुए आगे बढ़ती हैं। अर्थात वे वेव्स जिनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर ऑसिलेशन, दोलन करती हुई आगे ट्रेवल करती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जस्ट इसके, और ये जो सामने है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक दूसरे के लंबवत दोलन करता हुआ गुजर रहा है। तो ये आगे इसकी डायरेक्शन ये है। आप देखें जैसे ये जो ट्रो है और जो क्रेस्ट है, तो दो जो हाइट्स है उनकी जो मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? लैम्बडा। और जो ये अधिकतम जो ऊंचाई होती है इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो और आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये कई प्रकार की इसमें विभिन्न ऊर्जा वाली जो विकिरणों से मिलकर बनी होती है।
तो आगे हम देखें कि जो प्रकाश है किसके रूप में भी आगे बढ़ता है, ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में आगे बढ़ता है। तो E बराबर क्या है, इसकी जो ऊर्जा क्या है बंडल की, फोटोन की, एच न्यू। एच क्या है यहाँ पर, प्लांक स्थिरांक, और न्यू क्या है, आवृत्ति। तो न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा। तो सी क्या हो गया, प्रकाश का वेग, और लेमड़ा क्या हो गई, उस तरंग की वेवलेंथ। और तो E बराबर हमारे पास क्या आ गया, एच सी अपॉन लेमड़ा, और जो वेव नंबर होता है 1 अपॉन लेमड़ा ये होता है। तो अब क्या करें कि जो विभिन्न जो विकिरणस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, उनको वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अगर सेट कर दिया जाए तो एक क्रमबद्ध एक पैटर्न प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस्मिक रेज होती हैं जिन्हें बोलते हैं अंतरिक्ष किरणें, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है, हाई एनर्जेटिक होती है और सबसे खतरनाक होती है। फिर आगे गामा रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर यूवी रेज है, और फिर विजिबल रेज है, और फिर आईआर रीजन है, इंफ्रारेड रीजन, और फिर माइक्रोवेव रीजन, फिर रेडियो वेव रीजन, और लॉन्ग रेडियो वेव और एससी लाइंस की जो वेव्स होती हैं वो सारा ये एक हम आप के सामने ये देख रहे हैं इस चित्र में। तो ये है, अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इधर क्या हो रही है, इधर सबसे ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, तो 10⁻24 हर्ट्ज तक, और 10⁻22। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक होती है कॉस्मिक रेज, और यह हाई एनर्जेटिक होती है, और वेवलेंथ मीटर्स में है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी होती हैं जो लॉन्ग रेडियो वेव 10⁻6 मीटर तक, और यहाँ पर ये कितना होता है गामा रेज की 10⁻16। तो यहाँ पर जो बढ़ते हुए क्रम में वेवलेंथ और एनर्जी के घटते, इधर एनर्जी बढ़ रही है, इधर वेवलेंथ, एक दूसरे के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है। अब आगे देखिए आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ देखें जैसे माइक्रोवेव ओवन में जैसे हम ले रहे हैं, और इंफ्रारेड किससे निकलती है, टीवी रिमोट से निकलती है, और रेडियो से जो सिग्नल्स निकलते हैं किस फॉर्म में, रेडियो वेव के फॉर्म में निकलते हैं। यहाँ पर विजिबल लाइट जो सामान्य जो एलईडी है, या ये कहें कि जो बल्ब होता है उससे यूवी विजिबल लाइट निकलती है, और सन से कहाँ आ रही है क्या, अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट के लिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप होता है, वहाँ उसका सोर्स वहाँ से भी निकलती है। इसके अलावा जो एक्सरे की बात करें तो एक्सरे कहाँ से सोर्स निकलती है, जो एक्सरे करवाते हैं बॉडी का, तो एक्सरे जो मशीन होती है वो एक्सरे छोड़ती है। और ये आगे जैसे गामा रेज की बात है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की। अब आपके सामने जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के जो क्षेत्र अलग अलग अपन डिस्कस करते हैं कि इसकी रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले जो कॉस्मिक रेज होती है उसकी वेवलेंथ जो रीजन होता है 10 की पावर इज ग्रेटर देन 10⁻2 लेस देन एंगस्ट्रॉम, और यहाँ से ये इसकी जो साइकिल्स की बात करें ग्रेटर देन 10⁻20 साइकिल्स पर सेकंड, और 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी होती है। जो कॉस्मिक रेज क्या है, रेज आर हाई एनर्जी प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई विच मूव थ्रू स्पेस एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। They originate from the sun, from outside of the solar system, and from distant galaxies. They were discovered by Victor Hess in 1912 in balloon experiment. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो अर्थ में है ये कॉस्मिक रेज आती है, और जैसे हमारे अर्थ का जो शील्ड है, जो इसका एटमॉस्फेयर है, उसमें घुसने के बाद में ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, ये यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी जो रेडिएशन है गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन का जो वेवलेंथ जो रीजन है 10⁻2 से 10 एंगस्ट्रॉम, और 10⁻20 से 10⁻17 साइकिल्स पर सेकंड, और 10⁻7 से 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो गामा रेडिएशन जब डालते हैं किसी कंपाउंड पर, तो उसमें क्या होता है नाभिकीय जो विन्यास में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और ये हाई एनर्जेटिक होती है। और ये कहाँ से सोर्स, भाई जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है, उसमें गामा रेडिएशन से निकलती है। और इसकी बात करें कि ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं गामा रेडिएशंस का एक्सपेरिमेंट है,
और ये किसमें, कैंसर के उपचार में गामा रेडिएशंस का यूज होता है। और एक और जो टेक्नोलॉजी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें भी जो गामा रेडिएशंस हैं तो उनका यूज होता है, और किसके लिए, जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए ये काम ली जाती है। और जो मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका 1958 में ये जर्मन साइंटिस्ट उनके नाम पर ये इसका नाम पड़ा था, उन्होंने इसको खोज की थी। और जो मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ज़्यादातर जो टिन और आयरन के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी स्टडी में किया जाता है। और सामान्यतया बात करें मेडिसिन के क्षेत्र में कैंसर के इलाज में काम ली जाती है, क्योंकि ये हाई एनर्जेटिक है। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं उन पे गामा रेडिएशंस डाली जाती है, जिससे कैंसर सेल्स क्या हो जाती है, ख़त्म होती जाती है। तीसरी है एक्सरे। एक्सरे की बात करें तो जो तरंगदैर्घ्य प्रास है इसकी 1 to 10⁻² एंगस्ट्रॉम, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻12 18 to 15, और इसकी एनर्जी 10⁻5 से 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एक्सरेज है, एक्सरेज त्वचा रोगों के उपचार में और क्रिस्टलों के संरचना के अध्ययन में किया जाता है। और एक्सरेज तो हम जैसे अक्सर करवाते हैं, जैसे कोई हमारा हाथ टूट जाता है या पैर की हड्डियाँ टूट जाती है, जो बॉडी में जो सॉलिड जो क्रैक वगैरह है मान लो, उनके लिए एक्सरेज यूज लिया जाता है। और एक्सरे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न के आधार पे जो ब्रेग इक्वेशन है उसकी सहायता से n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, तो उसकी सहायता से हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है सॉलिड्स की उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब इसमें जब किसी कंपाउंड पर एक्सरे डाली जाती है तो उस पर क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट, उसमें क्या होता है, आंतरिक कोषों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। जैसे के सेल है KLM, तो M से L सेल में इलेक्ट्रॉन आ गए, या K से L में जा रहे हैं, तो इंटरनली जो इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। जो चौथी जो रेडिएशन जो रीजन है UV रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों का प्रास क्या है, 10⁻² से 4 × 10⁻3 एंगस्ट्रॉम, या मैं कहूँ 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है इनकी। और ये 10⁻16 to 10⁻14 साइकिल्स पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी, और 10⁻3 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है इसकी एनर्जी होती है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जो यूवी रेडिएशंस का यूवी लैंप्स वगैरह होते हैं उनमें यूज लिया जाता है। और जो ये है यूवी, जो आपने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या हो रहा था कि जब किसी कंपाउंड पर यूवी लाइट डाली जाती है तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, जो आपने पढ़ा होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार, N to पाई स्टार, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस। तो डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस के बारे में हमने पढ़ा था जो BSc पार्ट सेकंड में। और जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस काम आ रही थी, बेसिकली जो कंपाउंड में अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की स्टडी के लिए ये काम ली जाती है। और पांचवी जो बात करें जो विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट अपन जानते हैं कि जो हमारे लिए जो जिस लाइट में हम देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। और हमारी आंखें भी विजिबल लाइट के अनुसार ही बनी होती है, उसमें कॉन्स और रॉड्स वगैरह होती हैं। तो उसका रीजन है विजिबल लाइट का 4 × 10⁻3 से 8 × 10⁻3 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में बोलूँ तो 400 से 800 नैनोमीटर। और ये इसका जो हर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी और 5 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी। अब जब किसी कंपाउंड पर विजिबल लाइट होती है, डाली जाती है, तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसका अध्ययन किया जाता है। और विजिबल लाइट की बात करी थी हमने, इन विजन देखने में अपन यूज लेते हैं। जो छठा जो क्षेत्र है इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की बात, IR लाइट की बात करें तो उसका वेवलेंथ है 800 से 8 × 10⁻3 से 3 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम, और 3.8 × 10⁻14 to 10⁻12 साइकिल्स पर सेकेंड, और 1.5 से 10⁻−2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी की बात करें। तो IR मेनली जैसे अपन बात करें तो जो TV रिमोट होते हैं उनसे क्या निकलती है, IR रेडिएशंस निकलते हैं, या अपन कहें कि जैसे कोई गर्म वस्तु है उससे IR
जो रेडिएशन निकलते हैं, जो आई इंफ्रारेड कैमराज होते हैं, तो जो रात के समय में जंगल जो है तो स्टडी करते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं तो जानवरों की स्टडी करते हैं, तो रात के टाइम में IR जो कैमरेज होते हैं उनकी सहायता से पिक्चर्स निकाली जाती है, क्योंकि बॉडी से जो हीट वेव्स निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म में। तो जब किसी कंपाउंड पे IR लाइट डाली जाती है तो उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस होते हैं। और जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका मेनली यूज़ क्या है कि किसी कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप है तो उसके अंदर इसका यूज लिया जाता है। तो मेनली जैसे बात करें कि हर जो क्रियात्मक समूह होता है उसका वो एक विशेष रीजन में अपना अवशोषण बैंड दर्शाता है, तो उसकी सहायता से हम जो अननोन कंपाउंड होता है उसमें इसकी स्ट्रक्चर ज्ञात की जा सकती है। फिर है जो सातवां जो रीजन है माइक्रोवेव रेडिएशंस। तो माइक्रोवेव की जो रेंज है 10⁶ से 10⁹ एंगस्ट्रॉम और 10⁻12 टू 10⁻9 साइकिल्स पर सेकंड, और एनर्जी रीजन होता है 10⁻2 से 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो माइक्रोवेव की बात आती है, जो घर में काम लेते हैं, माइक्रोवेव ओवन है जो आजकल हर रेस्टोरेंट में मिलेगा, घर में मिलेगा, तो ये इसमें कौन सी रेडिएशन निकलती है, माइक्रोवेव। तो जब माइक्रोवेव रेडिएशन किसी कंपाउंड पे गिरती है तो उसमें क्या होता है, रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, घूर्णन संक्रमण होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो भोजन पकता है उसमें, और माइक्रोवेव के लिए क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है आपका जिस पे माइक्रोवेव लाइट डाली जाती है वो क्या होना चाहिए, उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। और जो माइक्रोवेव रेडिएशन है कहाँ किससे निकलती है, मोबाइल है, जो मोबाइल के टावर्स होते हैं उनसे निकलती है, जो कम दूरी के संचार के साधन है, रडार है, उनमें माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज लिया जाता है। और जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम वगैरह उनकी सहायता से जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी स्टडी में भी इसका हेल्प ली जा सकती है। जो 8वें रीजन की बात कर रहा हूँ, रेडियो वेव रीजन, तो 10⁹ से 10⁻13 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होगी, और 10⁹ से 10⁵ साइकिल्स पर सेकंड की बात करें, और या 10⁻³ से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी रीजन है। ये इसमें क्या होता है कि जो लंबी दूरी के जो संचार साधन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, तो अपन यहाँ बैठे हुए जैसे अमेरिका में कोई जैसे चैनल है उसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, किसकी वजह से, रेडियो वेव्स की वजह से पॉसिबल है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो आसानी से हम बात कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो ये किसकी वजह से है, रेडियो वेव लाइट की वजह से है। और जो रेडियो वेव रीजन में बात करें तो एक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो अभी 3rd ईयर में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये किस में काम ली जाती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन में काम लिया जाता है। और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, तो ये किस में, मुक्त मूलकों की स्टडी में यूज लिया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में जब किसी जो NMR एक्टिव जो नाभिक है उस पर जो रेडियो वेव रीजन की लाइट डाली जाती है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, नाभिक के जो चक्रण है उसका चेंज हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की फ्लिपिंग। उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और उसकी सहायता से हम जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ESR में क्या होता है कि जब रेडियो वेव लाइट डाली जाती है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक के चक्र, जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो चेंज होता है कि या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और 2 एनर्जी लेवल के मध्य इसमें ट्रांजिशन होने लग जाता है। तो ये ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बेसिक में बात की उसकी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। और जो 9 बात करें, वेव्स ऑफ SC पावर लाइन, जो उसकी तरंग दैर्ध्य प्रास है इज ग्रेटर देन 10⁻13 एंगस्ट्रॉम और लेस देन 10⁵ साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन जो है उसमें डिफरेंट जो एनर्जी की जो वेव्स है उनकी हमने चर्चा की है। अब बात कर रहे हैं कि जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। तो आपके सामने ये डायग्राम है कि इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, एक्चुअली जब किसी कंपाउंड पर लाइट डाली जाती है तो उसमें क्या होते हैं, अणु या परमाणु क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं,
और जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं, जैसे ये हुआ कि यहाँ अवशोषण हुआ और एनर्जी अवशोषित करते ये मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच गया, यहाँ E2 एनर्जी लेवल में, और फिर वहाँ से क्या आ रहा है, E1 में जब लौट रहा है तो क्या करता है, रेडिएशन का इमिशन करता है। और उस जो इमीडिएट लाइट है उसको क्या करते हैं, हम डिटेक्टर की सहायता से डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिक जो बात करें विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उससे रिकॉर्डर जुड़ा होता है, और रिकॉर्डर की सहायता से क्या प्राप्त हो जाएगा, जो ग्राफ प्राप्त होगा वेवलेंथ और इंटेंसिटी में, तो ये जो क्या प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हॉट गैस है तो यहाँ से रेडिएशन का इमिशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है हमें इमिशन स्पेक्ट्रम। और जो दूसरा है, जो अवशोषण में क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड पर लाइट डाली जाती है तो उसका कुछ भाग तो क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, और कुछ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ उसमें से निकल जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको क्या करते हैं, डिटेक्टर की सहायता से डिटेक्ट कर लेते हैं, और इस लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके रिकॉर्डर जुड़ा होता है, उससे हमें ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर आसानी से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट है और ये इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट है। और जो अपने पास जो कौन कौन सी है, जैसे IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव में बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और NMR है, और UV है, विजिबल है, ये सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है ये सारी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की श्रेणी में आती है। और जैसे बात की मैंने, जैसे मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो इमिशन की स्पेक्ट्रोस्कोपी की श्रेणी में आती है। इसके अलावा जैसे रमन की बात करें, रमन में जो प्रकिरणित प्रकाश होता है उसके द्वारा उसका कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने आपसे मैंने काफ़ी ये चर्चा की है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हमने चर्चा की है, और आपने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू।